अखिल, आपसे मैं जो पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दीजिए कि पापा आएंगे तो क्या होगा। देखो, देवराज अंकल ने आशियाना को कानूनी तौर पे हथिया लिया है। साइन दामिनी ने खुद किए हैं। पर दामिनी की तरफ से कोई भी गवाही देने के लिए नहीं है। अगर वो मुकर गई तो ये पॉइंट शायद कोई मामला अटका सकता है। दूसरी बात, दामिनी ये भी तो कह सकती है कि उससे जोर जबरदस्ती करवा के साइन लिए गए थे। ये पॉइंट भी कानूनी है। इस पर भी सारा गेम पलट सकता है। अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा हुआ तो हम मारे जाएंगे। अखिल, मुझे लगता है कि पापा के आने की खबर हमें देवराज अंकल को दे देनी चाहिए ताकि हमले से पहले बचाव का रास्ता वो ढूंढ सके। तुम्हारी बातों में दम है। उनको बताने में ही हमारी भलाई है। हाँ बोलो अखिल। अंकल, आपको एक खबर देनी थी। तो बताओ। पापा आ रहे हैं। अचानक कैसे आ रहे? इतनी जल्दी आने वाला तो था नहीं। किसी ने उसे कुछ बताया तो नहीं कि यहाँ क्या हो गया है? नहीं, बताया तो नहीं है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो? चाचू मम्मी के साथ हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को बता देते। हाँ, मुझे भी वो जरूर बताता। आपको तो वो सबसे पहले बता देते। अंकल, कुछ होगा तो नहीं ना? अब इसमें तो ऐसा है ना बेटा कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक दोनों तरफ की पार्टियां जो होती है वो टेंशन में तो रहती है। अब आ रहा है तो आने दो, रोक तो सकते नहीं, देखा जाएगा। वैसे इंद्रजीत की सबसे मजबूत कैंडिडेट जो थी दामिनी, वो तो कमजोर हो गई, इसलिए अच्छी खबर की ही आशा रखना। ओके? क्या कहा? पापा का सुनकर तो उनकी भी हालत खराब हो गई। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे घबरा गए। सोचो, अगर वो घबरा गए इसका मतलब खतरा है। हाँ कहिए देवराज साहब। सुना है इंद्रजीत आ रहा है? हाँ, मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अकेले हो? हाँ, अकेला ही हूँ। भाभी आना चाहती थी मगर मैंने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि भैया ने खुद ही उन्हें आने से मना कर दिया। अकलमंद हो। कौन? मैं, भाभी या भैया? दोनों पति पत्नी, लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा होशियार। इतने सालों से अटके हुए मामले को इतनी आसानी से हल कर दिया कि पता भी नहीं चला। ऐसे लगा जैसे अचानक तूफान आया और सब कुछ शांत करके चला गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तूफान फिर से उठने वाला है और इस बार उसका रुख हमारी तरफ होगा। तो उस तूफान का रुख बदलना तुम्हारे हाथ में। चिंता ना करें देवराज साहब, परमजीत वो चट्टान है जिसे टकराकर बड़े बड़े तूफान ठंडे हो जाते हैं। डैड, लॉयर कर ले। घबराओ नहीं, लॉयर्स की तो लाइन लग जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो। बेटा, जिंदगी एक जंग है और दूसरी जंग उसे खुशहाल बनाने की होती है। ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। राजा महाराजा ये अपने जीवन में हमेशा खुश रहते थे, फिर भी काफी जंगें लड़ी इन्होंने। मुल्कों के बीच आज भी तनाव रहता है। क्यों? पॉलिटिक्स? नहीं, लालच। सारे फसाद की जड़ लालच ही होती है बेटा। लोग अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए ही लड़ते रहते हैं। झोंपड़े वाला फ्लैट में जाना चाहता है, फ्लैट वाला टावर में, टावर वाला बंगले में और बंगले वाला महल। करेक्ट? करेक्ट। खेल में हथियार कहां उठाए जाते हैं, पर वो भी एक जंग है, हार और जीत। यस, यू आर राइट डैड। इसी तरह हम भी आशियाना के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। हार जीत तो हमारे लक पर है। लकी तो हम हैं क्योंकि परमजीत हमारे साथ है। वो सुना है ना तुमने, घर का भेदी लंका ढाए।
आपने बुलाया सर? आइए मैनेजर जी, पुणे वाला प्रोजेक्ट तो हमें मिल गया। पुणे वाला प्रोजेक्ट? सरप्राइजिंग। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत थे, इसीलिए आपको भेजा गया था। एक्चुअली आपकी परीक्षा थी और आप अव्वल नंबर से पास हो गए। अरे उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो थे ही, मकड़ी का जाल था, जाल। एक ने दूसरे पर केस कर रखा था और दूसरे ने तीसरे पे, और तीसरे ने तो मरे हुए आदमी के साथ रिश्तेदारी निकाल रखी थी। वो प्रोजेक्ट नहीं था, एक रेल का डिब्बा था, सब उसमें घुसे हुए थे। लेकिन मैंने बड़े प्यार से एक एक को बातों से समझाया और प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिया। विवेक बाबू, ये सब मैं जानता हूं, लेकिन एक बात कहूं, आप सर जी के लिए रफूगर हो। रफूगर? रफूगर? रफूगर क्या है? जब हम कोई नई शर्ट या पैंट लेते हैं और वो कहीं से अचानक फट जाए तो हम रफूगर के पास ले जाते हैं ना, रफू करवाने के लिए। और वो ऐसी रफू करता है कि पता ही नहीं चलता कि कहां से फटी है। क्या है विवेक बाबू के आपने तो इतनी मेहनत करके उन्हें प्रोजेक्ट दिलवा दिया, लेकिन आपका प्रपोजल उन्होंने राहुल को दे दिया। मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा प्रोजेक्ट और कौन राहुल? अरे राहुल देवराज सर जी का बेटा। हाँ, और प्रपोजल मतलब दामिनी। मैं समझा नहीं। भाई राहुल और दामिनी की शादी हो गई। दामिनी की शादी हो गई? और ये अचानक राहुल कब और कैसे पैदा हो गया? क्या है विवेक बाबू, जब राहुल भाई साहब पैदा हुए तब आप नहीं थे, जब वो जवान हुए तब आपके सामने नहीं आए क्योंकि तब भी आप नहीं थे, और आज जब उनकी शादी हुई तब भी आप नहीं थे। मतलब कुल मिला के ये सारे के सारे प्रोसेस में आप नहीं थे। मैनेजर साहब, अगर ये मजाक है तो हंस के टाल दूंगा, लेकिन अगर ये सच है तो ये सच हुआ कैसे? विवेक बाबू, देवराज सर जी का सपना है आशियाना। आशियाना को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है ये आप भी जानते हैं। जब दामिनी ने उनके सारे दाव पेच फेल कर दिए तो उन्होंने राजनीति वाली चाल अपनाई। इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। इंद्रजीत और उनकी बीवी, उनका स्वभाव तो आपको मालूम है, दोनों सब पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बस इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और आज कामयाब भी हो गए। जानता हूं, और मेरी शादी भी रुकवा दी। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब इंद्रजीत और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए तब उन्हें राहुल लावारिस हलीलाल के रूप में मंदिर की सीढ़ियों पे मिला। बस फिर क्या था, मंदिर की सीढ़ियों से लेके इंद्रजीत जी की घर की सीढ़ियां, चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करके उस हरीलाल ने, मतलब राहुल ने, उन दोनों की आंख, मुंह, यहां तक अकल भी बंद कर दी। धीरे धीरे अपना बेटा बना लिया और आज घर जमाई बना लिया। यही तो देवराज साहब चाहते थे और वो भी गए। बहुत बुरा हुआ बनवारी जी, बहुत बुरा हुआ दामिनी के साथ। विवेक बाबू, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब और सुनने को बचा क्या है? आंधी और तूफान से तबाही आई वो तो सुन लिया, लेकिन भूकंप कैसे आया वो तो सुन लीजिए। रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनके स्टाफ को पैसे खिला के शादी के पेपर्स के साथ साथ आशियाना के पेपर्स पे भी साइन करवा लिया दामिनी से। और क्या हुआ बनवारी जी? और दामिनी को दोबारा उसके घर छोड़ दिया। मतलब शादी सिर्फ एक बहाना था आशियाना पर कब्जा पाने का। हाँ, बिल्कुल सच समझे। अब आगे क्या होने वाला है वो तो भगवान ही जाने। जो हो चुका उसके बारे में रोना, सोचना और पछताना बिल्कुल वैसा ही है कि मानो अपने आने वाले कल को अपने आप से दूर करना। दामिनी, जानती हो, हर रात के बाद सवेरा होता है। इसका मतलब यह होता है कि ईश्वर हमें समझाना चाहता है, भले ही रात कितनी भी संगीन हो, लेकिन सुबह हसीन होती है। और तुम तो उन लोगों में से हो दामिनी, जो हालात से ना कभी घबराते हैं, ना दबते हैं और ना ही पिसते हैं। विवेक,
विवेक, एक बात कहूं? हाँ दामिनी, प्लीज कहो, जो भी कहना चाहती है कहो। अपनी मन की बात कहने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। विवेक, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो विवेक। दामिनी, ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि तुम्हें तो उन लोगों से सख्त नफरत है जो सॉरी कहते हैं, क्योंकि वो गलती करते हैं। और दामिनी, तुम तो कभी गलती कर ही नहीं सकती। तुम तो अपने माता पिता का गरूर हो। इस गरूर को कभी मत टूटने देना दामिनी, कभी मत टूटने देना। और दामिनी, पूरी जिंदगी दोबारा सॉरी मत कहना, प्लीज। कभी भी सॉरी मत भूलना। हेलो हेलो, दामिनी भैया का एक्सीडेंट हो गया। जी, क्या बात है? क्या हुआ इनको? एक्सीडेंट हो गया। चाचा जी, कैसे हुआ एक्सीडेंट? आप साथ में थे ना? हाँ, मैं भी उनके साथ कार में था, लेकिन मुझे प्यास लगी और मैं पानी लेने के लिए गाड़ी से उतरा। इतने में सामने से ट्रक आ रही थी जिसका ब्रेक फेल हो गया और उसने सीधा गाड़ी को ठोक दिया। और चाचा जी, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको? पानी घर पे भी तो पी सकते थे। बेटा, अगर मुझे मालूम होता कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है तो मैं गाड़ी से उतरता ही नहीं। चाहे मेरी जान चली जाती, लेकिन भैया तो बच जाते। चाचा जी, आपके साथ भी ऐसा क्यों होता? आखिर आपको पानी खरीदने के लिए कार से उतरने की जरूरत ही क्या थी? अरे आप लोग घर ही तो आ रहे थे ना। आपने ट्रक का नंबर लिया? नहीं, वो भाग गया। ये सब क्या हो रहा है? सारी मुसीबतें हम पर ही क्यों टूट रही हैं? चाचा जी, पापा कहाँ हैं? ऑपरेशन थिएटर में। शादी हो गई? हाँ, और दामिनी को ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए उसके घर भी छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? दामिनी की शादी भी हो गई और उसे उसके घर पे भी छोड़ दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, जालिम जब जुल्म पर उतरता है तो उसे भूखा तो रखता ही है, साथ में पानी भी नहीं देता। देवराज साहब ने पहले शादी कराई दामिनी से और फिर उससे आशियाना के पेपर्स पे साइन भी करवा लिए। जो काम अब तक वो नहीं कर सका उसने धोखे से कर दिया। लेकिन देवराज के बेटे के साथ दामिनी ने शादी कैसे कर ली? हरिलाल बनके जो उनके दिल में जगह बना रहा था, दरअसल वो राहुल नाम का एक बिच्छू था जो अपने डंक से उनकी खुशियों में जहर भर रहा था। इसलिए हमको खबर भी नहीं दी। सच कहते हैं, लुटेरे जब लूटने निकलते हैं तो न्योता थोड़ी ना देते हैं। लेकिन वो एक बात नहीं जानते बेटा, हर जालिम का सर्वनाश जरूर होता है, उनका भी सर्वनाश होगा। देखना देखना, एक दिन देवराज ऐसा मिटेगा कि उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। वो रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मम्मी मेरा मन कहता है कि मैं देवराज साहब के ऑफिस में ना जाऊं। सच तो यह है कि वो इस काबिल भी नहीं है कि उसका मुंह भी देखा जाए।
लेकिन फिर भी तुम उसकी ऑफिस मत छोड़ना। क्यों? दामिनी के लिए दामिनी से मेरा क्या संबंध? है। अपने दिल पर हाथ रखकर बता, क्या उसकी यादों से तेरा हर रिश्ता टूट गया है? मगर मम्मी, याद से ऑफिस जाने का क्या कनेक्शन? दामिनी इस वक्त जिस हालत में है, लोग यही सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दामिनी फिर से खड़ी होगी, देवराज का मुकाबला करेगी, अपना सब कुछ वो वापस हासिल करेगी, लेकिन उस वक्त उसे तेरी मदद की जरूरत होगी। लेकिन उस वक्त उसे तेरी मदद की जरूरत होगी। कैसे? देवराज के ऑफिस में उसके खिलाफ प्लान बनेगा। उस प्लान के बारे में तुम दामिनी को बताओगे, ताकि वो सावधान और होशियार हो जाए। उनके वार से वो बच जाएगी। विक्रांत का साथ तुम दे सकते हो बेटा, लेकिन मेरे कहने पर तुम दामिनी का साथ नहीं दोगे। मम्मी, मेरी आशा टूट गई है। पापा निराश हो गए, मगर अब भी आपके दिल में दामिनी को बहू बनाने की उम्मीद खत्म नहीं हुई। बेटा, उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है। नहीं मम्मी, आप गलत सोच रही हैं। आपका बेटा विवेक फेल हो चुका है, और फेल का रिजल्ट बार बार देखने से वो पास नहीं हो जाता। पास होने के लिए दूसरा एग्जाम देना पड़ता है बेटा। अभी भी वक्त है तैयारी करने के लिए। हो सकता है दामिनी की मदद करके उसके दिल में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जाग जाए। मम्मी, अब तो मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। दामिनी शादीशुदा है। छोड़ो ना, ये शादी भी कोई शादी है। उसे आशियाना हड़पना था, उसने कर ली, बस। फिर भी मम्मी, मैं दामिनी का साथ मतलब के लिए नहीं दूंगा, मैं उसकी भलाई के लिए दूंगा, ताकि वो देवराज साहब से मुकाबला कर सके। बेटा, वो मुकाबला भी करेगी और जीतेगी भी। दामिनी अमीबा है जो मारने काटने से मरता नहीं और हिस्सों में बढ़ जाता है, और उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। मम्मी थोड़ा तो खा लीजिए। मम्मी, आप बड़ी हैं। अगर आप ही हिम्मत हारेंगी तो झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। मम्मी अभी तो चुप रहिए, जो कुछ कहना है बाद में कह लीजिएगा। सुना नहीं आपने क्या कह रही हैं मम्मी? सब कुछ हमारे कारण हुआ है। मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बर्बादी ने तो जैसे घड़ी बसा लिया हो हमारे यहाँ। कहते हैं जिस घर में सुख शांति होती है, मनहूसियत और मुसीबत दोनों घर के दरवाजे से लौट जाती है। लेकिन हमारे घर की तो सुख शांति लुट चुकी है, और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मम्मी, आप प्लीज चुप हो जाइए। ये हॉस्पिटल है। दामिनी, तुम हमेशा मुझे चुप कराती आई हो, और इसी की वजह से इन लोगों के हौसले बढ़ते रहे हैं। ठीक ही तो कह रही है। अगर किसी के घर में झगड़े होते हैं तो बाहर के लोग फायदा उठा लेते हैं, और उठा लिया फायदा। चाचा जी, रहने दीजिए, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर घर का खुला रह जाए तो चोर उचक्कों को आने का मौका मिल ही जाता है। मैं समझा नहीं बेटे। पापा को ठीक हो जाने दीजिए, मैं सब कुछ समझा दूंगी।